आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि सुश्रुत उत्तर तंत्र है। सुश्रुत का जो सेकेंड पार्ट है उसमें सालाक्य का वर्णन आया हुआ है और काय चिकित्सा भी है। तो सालाक्य हम लोग पहले स्टार्टिंग में दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं, लिखा गया है सालाक्य तंत्र के आद्य। आद्य का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वाले, ठीक है। आद्य उपदेष्टा किसको बोला गया है? विदेह देश के राजा निमि जी को बोला गया है, ठीक है। विदेह देश के राजा निमि को बोला गया है आद्य उपदेष्टा। इसीलिए सालाक्य तंत्र को विदेह तंत्र और निमि तंत्र भी बोला गया है। आवाज और स्क्रीन सभी को क्लियर आ रही है? आप सभी लोगों को आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ठीक। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। जब आप परिक पढ़ रहे होंगे तो बॉस ने भी बताया होगा, वैसे भी हम लोग जब जो जो भी संहिता शुरू करते हैं तो उनके कुछ ग्रंथ हैं, ठीक है, उनको याद करना होता है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शल्य स्टार्ट करेंगे तो शल्य के कौन से ग्रंथ थे, उसी तरह सालाक्य कर रहे हैं तो सालाक्य में कौन कौन से ग्रंथ हैं, उनके नाम हैं। कौमार वृत्त करेंगे तो कौमार वृत्त के तंत्र मतलब कि कौन कौन से हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिक में एक जगह एक पेज पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे केवल सालाक्य वाला दिया गया है कि सालाक्य ग्रंथ और कौन कौन से, विदेह तंत्र, निमित तंत्र। ये देखो कांकायन तंत्र भी क्या है, किसका ग्रंथ है? सालाक्य का है। कृष्ण आत्रेय तंत्र, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृष्ण आत्रेय तंत्र ये भी सालाक्य तंत्र का है। कात्यायन तंत्र है, सौनक तंत्र है, भद्र सौनक है, गार्गव है, कराल है, गालव है, ठीक है। ये सारे तंत्र कौन से हैं? सालाक्य तंत्र के ग्रंथ होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गार्गेय तंत्र किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? शल्य से, सालाक्य से, काय से, द्रव्य से, रसशास्त्र से। तो आप बताओगे कि सालाक्य तंत्र से, ठीक है। वापस आ जाओ यहाँ पे कि सुश्रुत उत्तर तंत्र में टोटल कितने चैप्टर हैं? 66 है। जो सुश्रुत संहिता की जो दूसरी वाली बुक है उसमें 66 चैप्टर है, 66, 66 अध्याय हैं। और उन अध्यायों में क्या क्या दिया गया है एक तरह से समझ लो इंडेक्स दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग की गई है कि किसमें क्या दिया गया है। तो स्टार्टिंग के जो 26 चैप्टर हैं, 1 से 26, 1 से 26 चैप्टर तक सालाक्य का वर्णन है, ठीक है, ठीक। 1 से 26 चैप्टर तक, 26वें चैप्टर तक क्या है? सालाक्य का वर्णन किया गया है। सालाक्य में देखो नेत्र रोग है, कड़ रोग है, नासा है, सिरो है, और मुख रोग यहाँ पे नहीं है, वो सुश्रुत निदान में दिया गया 16वें चैप्टर में, ठीक है। तो सालाक्य का वर्णन जो है सुश्रुत संहिता में उत्तर तंत्र में किस चैप्टर तक है? 1 से 26 तक है। अब इन 26 में भी डिवाइडेशन किया गया है कि ये 26 में कैसे है। तो 1 से 19 तक में आंखों की बीमारियां बताई गई है, नेत्र रोग का वर्णन है, ठीक। 20वें और 21वें चैप्टर में कान की बीमारियां, कड़ रोगों का वर्णन है। अब देखो, कान तो दो होते हैं, नाक एक ही होता है, लेकिन नाक के चैप्टर 3 है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है। 22, 23 और 24 इन तीनों चैप्टरों में नासा रोग का वर्णन किया गया। 25वें और 26वें चैप्टर में सिरो रोग का वर्णन किया गया, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर तंत्र में कितने चैप्टर हैं? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को वैसे याद करोगे, मेरी गारंटी है 90% से ऊपर ही क्वेश्चन आप सही निकालोगे, ठीक है। और ये एकदम सिंपल वे है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें घबरा जाते हैं, सालाक्य पढ़ने में क्वेश्चन नहीं निकाल पाते। लेकिन जैसे मैं स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम चीजें आपकी वही 90% समझ लो कवर हो जाता है इस नोट्स से ही, ठीक है। 2 नोट्स हैं इसमें, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक।
तो इसी में कवर हो जाता है। इसको अगर अच्छे से रट डालोगे जैसे मैंने बताया है, तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको दिखाई देगा, आप उसको सही करके आओगे। ठीक है, 10% की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 90% तुम्हारा सही होगा। ठीक, लेकिन जैसे बताया वैसे पढ़ोगे तो उत्तर तंत्र में कितने चैप्टर हैं, और जब पढ़ोगे ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, कहीं भी पढ़ लो। तो सुश्रुत तंत्र में कितने चैप्टर है? 66 है। स्टार्टिंग के जो 26 चैप्टर हैं उसमें सलाक्य का वर्णन किया गया। अब उसके अंदर भी 1 से 19 तक में क्या है? नेत्र रोग है। 20-21 में क्या है? कर्ण रोग है। 22-23-24 में क्या है? नासा रोग है। और 25 और 26 में शिरो रोग है। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि मुख रोगों का वर्णन कहाँ पे किया है सुश्रुत ने? तो सुश्रुत निदान के 16वें चैप्टर में। ठीक है, और इसकी चिकित्सा बताई गई है 22वें चैप्टर में, मुख रोगों की। ठीक है, तो इसका दो जगह पे वर्णन आ जाएगा कि निदान 16 और चिकित्सा 22 में मुख रोगों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है, 26 तक हो गया। 27 से 37वें चैप्टर तक। ठीक है, 27 से 37वें चैप्टर तक बाल ग्रह का वर्णन किया। ठीक है, तो सुश्रुत ने बाल ग्रह का वर्णन कहाँ पे किया? 27 से 37। और 38वां जो चैप्टर है उसमें योनि व्यापक का वर्णन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। 20 प्रकार के योनि जो रोग बताए गए हैं उनके सब के लक्षण बताए गए और वो बहुत पूछा जाता है। ठीक है, योनि व्यापक। ठीक, 38वें चैप्टर में। बाकी 39 से लगाकर 59 चैप्टर तक काय चिकित्सा के चैप्टर, मतलब उसमें वही जैसे कि शूल हुआ, अम्लपित्त हुआ, इन सब चैप्टरों का वर्णन, गुल्म है, सारी बीमारियों का वर्णन किया गया है। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मेन तो चरक चिकित्सा से ही लिया जाता है। ठीक है, 39 से 59 चैप्टर तक काय चिकित्सा का वर्णन है। उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं, इन चैप्टर को बोला जाता है भूत विद्या अध्याय। अगर आपसे पूछा जाए भूत विद्या अध्याय कौन कौन से चैप्टर हैं, तो 60 है, 61 है, 62 है। ठीक है, 60, 61, 62। ठीक, अब इन चैप्टरों के नाम भी याद करने होते हैं कि 60 पे कौन सा है, 61 पे कौन सा है, 62 पे कौन सा है। 60 पे देखो अमानुषो उपसर्ग अध्याय है। ठीक है, अमानुषो उपसर्ग है 60 पे। लेकिन अपस्मार और उन्माद देखो, पहले अपस्मार आया है फिर उन्माद आया है, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जानते हैं पहले उन्माद का चैप्टर आता है फिर वो अपस्मार आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 61 नंबर पे अपस्मार है और 62 पे उन्माद है। समझ में आया? पहले क्या है? अपस्मार फिर उन्माद। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भूत विद्या के अध्याय कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे 3 चैप्टर होते हैं, 60, 61, 62। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 62वें नंबर पे कौन है, 61 पे कौन है, 60 पे कौन है, तो याद रख लेना मानसोपसर्ग, अपस्मार और उन्माद। फिर पूछा जाता है कि ये जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं इनको पूछा जाता है कि भूषण भूत अध्याय कौन से हैं। भूषण भूत, देखो भूत विद्या अध्याय ये 3 है, भूषण भूत अध्याय ये 63, 64, 65 और 66, लास्ट के 4 चैप्टर। और इन चैप्टरों के नाम पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक क्रम याद कर लेते हैं। RSTD याद कर लो, RSTD। आर से क्या हो जाता है? रस भेदी। आर से हो जाता है रस भेदी। एस से हो जाता है स्वस्थवृत्त। टी से हो जाता है तंत्र युक्ति वाला चैप्टर। और डी से हो जाता है दोष भेदी। ठीक है, इनके चैप्टर के नाम भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना। RSTD याद कर लो, रस भेदी, स्वस्थवृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेदी। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब उसके आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। दृष्टि सारद सलाकनी, मतलब नेत्र विद्या के विद्वानों को सलाकी कहा गया है। आगे आ जाते हैं, चरक ने कहाँ पे किया है सलाकी का वर्णन, ये तो सुश्रुत का हो गया।
अब चरक ने कहाँ पे किया है? तो चरक ने सालाक्य का वर्णन चरक चिकित्सा 26 त्रिमर्मी अध्याय में किया है, परंतु शिरोरोग का वर्णन चरक सूत्र 17 में भी किया है। अष्टांग हृदय ने कहाँ पे किया है सालाक्य का वर्णन? उत्तर तंत्र के 8 से 24वें चैप्टर में सालाक्य का वर्णन किया है। ठीक है, तो चरक हो गया, सुश्रुत हो गया और वाग्भट हो गया, तीनों लोगों का हो गया। ठीक, समझ में आया? आगे आते हैं। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये क्या है? ये क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सैकड़ों क्वेश्चन आया है, 100 से ऊपर ही आया है क्वेश्चन इस चार्ट से, इस बॉक्स से। ठीक है, क्या ये दिया गया है? ये दिया गया है जैसे कि यहाँ पे च का मतलब है चरक, सु का मतलब सुश्रुत, मा का मतलब माधव, वा का मतलब वाग्भट, सा का मतलब सारंगधर, भा का मतलब भाव प्रकाश और यो का मतलब योग रत्न। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, च सुमा वासा और भायो। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही याद रखना, आप निकाल लोगे आराम से। ये दिया गया है जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सिरो रोग वाग्भट ने कितना बताया। ठीक है, अब तुम इतने लोग आचार्य हैं, सिरो रोग भाव प्रकाश ने कितना बताया, योग रत्नागर ने कितना बताया, चरक ने कितना बताया, सुश्रुत ने कितना बताया, माधव ने कितना बताया, नेत्र रोग इसने कितना बताया, उसने कितना बताया। ठीक है, तो ये जो पांच सातों आचार्य हैं, चरक है, सुश्रुत है, माधव है, वाग्भट है, सारंगधर है, भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर, टोटल 7 आचार्य हैं। और इन लोगों ने नेत्र रोग की संख्या कितनी बताई है, कड़ रोगों की संख्या कितनी बताई है, नासा की कितनी बताई है, ये पूछा जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि लगाऊं क्या। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा इसको याद कैसे करना है और कहाँ पे आप फंसोगे, कहाँ पे आप गलती करोगे, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सिरो रोग पे। ठीक है, सबसे पहले सिरो रोग के लिए एक लाइन याद कर लो। क्या याद करोगे? ठीक, देखो चरक का अपना ही सिस्टम है, जो चरक हैं इनका अपना ही सिस्टम है। चरक का याद करने के लिए चरक का केवल चरक चरक का भी याद कर सकते हो। जैसा सिरो रोग इन्होंने 5 बताया है, नेत्र रोग 4 भी बताया है और 96 भी बताया। ठीक है, अधिकतर चीजों को चरक ने 4 बताया, च से चरक, च से 4। जैसे नेत्र रोग 4 बताया, कड़ रोग 4 बताया, मुख रोग भी 4 बताया। ठीक है, फिर से वापस आते हैं, तो चरक ने सिरो रोग 5 बताया है, ध्यान रखना। नेत्र रोग 4 96 बताया है, कड़ रोग 4 बताया है, नासा रोग के लिए कोई संख्या नहीं बताई, मुख रोग 4 64 बताया, मतलब 4 भी बताया है और 64 भी बताया। तो क्या कहा मैंने? चरक का अपना सिस्टम है। ठीक है, चरक का क्या है? अपना सिस्टम है, वो अपने सिस्टम से चलते हैं। तो चरक का अगर बात की जाए, सिरो रोग पूछा जाए तो 5 हो गया, कड़ रोग पूछा जाए तो क्या होगा? 4 होगा, नेत्र रोग पूछा जाए तो 4 96 होगा, मुख रोग पूछा जाए तो 4 64 होगा, बाकी कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो चरक का याद हो गया। अब आते हैं हम लोग सुश्रुत से, मतलब सिरो रोग से स्टार्ट करते हैं। तो सिरो रोग चरक का अपना सिस्टम है, चरक ने 5 बताया, इनको याद कर लो। बाकी याद कर लो जो सुमा है और भाइयों है, सुमा भाइयों ने 11 बताया है। ठीक है, सुमा भाइयों ने 11 बताया और वासा ने 10 बताया। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुमसे कोई पूछता है सिरो रोग कि भाव प्रकाश ने कितना बताया, तो तुरंत तुम्हें याद होना चाहिए सुमा और भाइयों का क्या था? 11 था, वासा का 10 था। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अपना आंसर बता दो। सुमा भाइयों मतलब सुश्रुत, माधव, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने 11 बताया, वाग्भट और सारंगधर ने 10 बताया। एक लाइन याद रखनी है, सुमा भाइयों ने क्या बताया? 11 बताया है और वासा ने 10 बताया। ठीक, जब सिरो रोग पढ़ते हैं तो एक टर्म आ जाता है कपालगत व्याधियां। तो क्वेश्चन पूछा था कपालगत व्याधियों का वर्णन किसने किया है? तो केवल 2 ही आचार्यों ने किया है, वाग्भट और सारंगधर ने किया, और संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। इसको ध्यान रख लो। सिरो रोग चरक का 5 हो गया
अन्य सभी का क्या हुआ, सुमा और भाइयों का 11, वाग्भट और सारंगधर वासा का 10। कपालगत व्याधियों का वर्णन किसने किया, वाग्भट और सारंगधर ने किया, संख्या 9 बताई। नेक्स्ट आ जाओ आप, नेत्र रोग। आंख की बीमारी किसने कितनी बताई है, तो चरक का अपना सिस्टम है, उन्होंने बताया 496, इसको याद रखो। उसके बाद याद रखो क्या है, देखो अधिकतर जगह पे क्या है, सुमा में सुम्मत है, मतलब सुश्रुत जो बोलते हैं वही माधव भी बोलते हैं। लेकिन नेत्र रोग के कंडीशन में क्या हो गया यहाँ पे, अगर मान लो अगर ये 78 रहता, सुश्रुत का भी 78 रहता है यहाँ पे नेत्र रोग, तो सिंपल हो जाता, जैसे सिरो रोग याद किया, सुमा और भाइयों 78, वासा 94 याद कर लेते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या, यहाँ पे थोड़ा सा नेत्र रोगों में मतभेद हो गया सुश्रुत और माधव, ठीक है। तो सुश्रुत और माधव में थोड़ा सा मतभेद हुआ, लाइन याद रखना, ठीक है। इसलिए इतनी कहानी बना के मैं बता रहा हूँ कि इसको याद रखना कि सुश्रुत और माधव में थोड़ा सा नेत्र रोगों में मतभेद हो गया, तो वहां पे संख्या समान नहीं बताई, नहीं तो सीरो रोग की तरह एकदम सा सिंपल हो जाता है, सबका 78 78 हो जाता है। यहाँ पे सुश्रुत ने 76 बताया है, बाकी जो सुमा भाइयों में है उसमें उन लोगों ने, अरे सुश्रुत ने 76 बताया है, बाकी जो लोग हैं, ठीक है, माधव भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, इन लोगों ने 78 बताया, और वासा वालों का 94 है। वासा का 94 मतलब 94 बताया। समझ में आया। यहाँ पे सुश्रुत में थोड़ा सा मतभेद होगा, इन्होंने संख्या 2 कम ही बताया, 76। बाकी जो माधव और भाइयों थे, माधव और बाकी जो लोग बचे, इन लोगों ने 78 बता दिया। बाकी वासा वालों का क्या है, 94 हो गया, ठीक है। ये हो गया नेत्र रोग, याद हो गया सबका, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, कड़ रोग कैसे याद करोगे, कान की बीमारी किसने बताई, तो चरक का अपना सिस्टम है, चरक ने च से चरक, च से 4 बताया। बाकी लोगों का क्या है, इन यहाँ पे देखो सुमा और भाइयों ने 28 बताया। सुमा और भाई यहाँ पे स्टार बना लेना, 78 रहता तो सिंपल हो जाता, सुमा और भाई 78 बता देते, लेकिन सुश्रुत ने 76 बताया। यहाँ पे सुमा और भाइयों का कितना है, 28 है, 28 है। अब यहाँ किसमें मतभेद हो गया, वाग्भट और सारंगधर में हो गया। वाग्भट ने बताया 25 और सारंगधर ने बताया 18। तो ध्यान रखना, कड़ रोगों के लिए सुमा भाइयों क्या है, 28 है, वाग्भट और सारंगधर का क्या हो गया, 25 18, मतलब वाग्भट ने 25 बताया कड़ रोग और सारंगधर ने 18 बताया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये वाला लाइन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कड़ रोगों में तो कैसे याद रखो, कड़ रोग यहाँ पे क्या है, सुमा और भाइयों का क्या है, 28 है, लेकिन वाग्भट और सारंगधर में थोड़ा सा मतभेद हुआ, उन लोगों ने बताया 25 18, ठीक। तो ये लाइन कंप्लीट हो गई। नासा रोग पे आ जाओ, देखो नासा रोग चरक ने कुछ बोला ही नहीं, संख्या वंख्या नहीं बोली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे याद रखो सुमा क्या है, ऐसे याद कर लो, सुमा 31, वासा 18 और भायो 34। 31 18 34 भी याद कर सकते हो, या सुमा 31 है, भायो 34 है और वासा 18 है, जैसे तुम्हें सिंपल लगे वही ध्यान रखो। सुमा क्या हो गया, 31, भायो 34 और वासा 18, ऐसे याद कर लो। सुमा 31, भायो 34 और वासा 18, मतलब सुश्रुत और माधव ने 31 बताया, वाग्भट सारंग ने 18 और इन लोगों ने, ठीक है। लास्ट आ जाओ, मुख रोग। तो चरक का अपना सिस्टम है, इन्होंने बोला 4 भी होता है, 64 भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखो सुमा, सुमा 65 और भाइयों 67, सुमा 65, भाइयों 67, और वासा का क्या है, ये बहुत बार पूछा गया है। वाग्भट ने 75 बताया और इन्होंने 74 बताया, ठीक है। ये 75 74 में बहुत कंफ्यूजन होता है और यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तुम ध्यान से देखोगे तो जहां पे लाइन खींची हुई है वही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, बाकी तो सब सिंपल है। देखो यहाँ पे यही पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी देखो 65 67, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये भूलना नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
अगर जैसे पढ़ाया वैसे याद कर लोगे तो निकल जाएगा ये। ठीक है, तो हम लोग संख्या याद कर रहे हैं। ठीक, तो चरक का अपना सिस्टम है। इन्होंने बोला शिशु रोग 5 होते हैं, कर्ण रोग बोला, अरे नेत्र रोग बोला 496, कर्ण रोग बोला 4, नासा रोग बोला 464। ठीक, अब आता है सिरो रोग पे। सिरो रोग के लिए हम लोग याद करते हैं सुमा और भाइयों। सुमा और भाइयों ने 11 बताया, वासा ने 10 बताया। सुमा भाइयों 11 और वासा 10। कपालगत व्याधियों का वर्णन भागवत और सारंगधर ने किया। नेत्र रोग क्या हो गए, देखो सुमा में सुम्मत नहीं रहा, इन लोगों ने बताया। सुश्रुत ने 76 बताया, माधव ने 78, बाकी भाइयों का भी 78 है। और जो वासा है वो 94 है, 94 है नेत्र रोगों के लिए। कर्ण रोगों की बात करें तो सुमा का क्या हो गया 28, और भाइयों का भी 28, और क्या हो गया जो वासा है उनका क्या हो गया 25, 18 हो गया। नासा रोग क्या हो गया, सुमा का 31 हो गया, और भाइयों का 34 हो गया, और जो वासा है वो 18 है। ठीक, मुख रोग की बात करें तो सुमा का हो गया 65, भाइयों का हो गया 67, और वासा वाले में क्या हो गया 75 और 74। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे कितना आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम लोग। अष्टांग हृदय ने टोटल ऊर्ध्व जत्रुगत रोग 231 बताया, 231 बताया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये कुछ पूछे हुए क्वेश्चन है। विदेह नेत्र रोग की संख्या 76 बताते हैं। चक्रपाणी और कराल ने 96 बताया, सात्यायिक ने 80 बताया, और सुश्रुत नेत्र रोग इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, 76 बताया, 76 नेत्र रोग बताया, तो इसको ध्यान रखना। अब आगे आ जाओ, इसके बाद और देखो क्या चीजें आ गई। ठीक है, जो सुश्रुत हैं, जब आप पढ़ोगे तो सुश्रुत ने क्या किया, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया, अभी इंट्रोडक्शन हो गया, 76 बीमारियों का वर्णन किया सुश्रुत ने। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है। सुश्रुत सूत्र फर्स्ट का ये श्लोक है, ये शालाक्य तंत्र की, शालाक्य की डिफिनीशन दी गई है। ऊर्ध्व जत्रुगता नाम, ऊर्ध्व जत्रुगत श्रवण वदन घ्राण आदि आश्रित संश्रिता नाम लिखा ना, व्याधि नाम उपशमनार्थ। मतलब ऐसा तंत्र जहां पे हम लोग जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग भाग में, जैसे कि श्रवण में, वदन में, घ्राण में होने वाली जो बीमारियों के बारे में और उनके उपशमन के लिए जहाँ पे पढ़ते हैं, उसे हम लोग शालाक्य तंत्र बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पहले ही चैप्टर में आप पढ़ोगे, पहले ही चैप्टर बुक से भी पढ़ा दूंगा, पहले अपनी नोट से आप लोग पढ़ लो। ठीक है, लिखा गया है नयन बुद्बुद का बाहुल्य। ठीक है, नयन बुद्बुद मतलब आईबॉल के लिए बोला गया है। इसका बाहुल्य अगर बोला जाए तो 2 अंगुल आपको बताना, 2 अंगुल। ठीक है, ये सब रख डालो, रख डालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, नयन बुद्बुद का बाहुल्य, एंटीरो पोस्टीरियर जो डायमीटर डायमीटर होता है वो 2 अंगुल बताया है सुश्रुत ने। ठीक है, अगर आपसे बाहुल्य पूछ रहा है, देखो बाहुल्य पूछ रहा है तो 2 अंगुल लगाना है। सर्वता, ठीक है, सर्वता पूछेगा मतलब आयाम विस्तार हो गया, ये 2.5 अंगुल होता है। 2.5 अंगुल भी पूछ सकता है, ऐसे भी लिख सकता है 5/2, या ऐसे श्लोक में लिखेगा स अर्ध द्वय अंगुलम, द्वय के पहले अर्ध लगे मतलब ये 2.5 हो गया। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, समझ रहे हो। ये नयन बुद्बुद का जो बाहुल्य है वो 2 अंगुल होता है, सर्वता जो बोला गया है वो 2.5 अंगुल होता है, या स अर्ध द्वय अंगुल लिखा रहे तो वो भी सही है। आगे ये इसी के लिए बोला गया है, ये कैसा होता है, सुवृत्तम मतलब गोलाकार होता है, गो स्तनाकार, गो स्तन के समान, सर्वभूत गुणोद्भव सभी भूतों से उत्पन्न हुआ रहता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, वो इतना छोटा सा श्लोक रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किसके लिए बोला गया, तो आप बताओगे ये आईबॉल
नयन बुध बुध के लिए बोला गया सर्वभूत गुणोद्भव। ठीक है, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। सर्वभूत गुणोद्भव किसको बोला गया है? नयन बुध बुध को बोला गया। ठीक है, सही। नेक्स्ट आ जाओ। अब इन्होंने बोल दिया सर्वभूत गुणोद्भव, ये क्या है? ये पांचों महाभूत से बना हुआ है। तो लिखा गया नेत्र का पांच भौतिक। तो जो नेत्र में मांसल भाग होता है वो कौन से महाभूत का होता है? पृथ्वी महाभूत का। ये खूब पूछा जाता है, नेत्र का पांच भौतिक। जो सफेद वाला एरिया है वो जल महाभूत से बना हुआ है। जो काला वाला एरिया है वो वायु महाभूत से है। ठीक है, ये काला वाला बहुत पूछा गया। रक्तवर्ण वाला अग्निवर्ण से, और अश्रु मार्ग जो होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो आकाश महाभूत से बनते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कृष्ण मंडल कितना होता है। ठीक है, तो लिखा गया नेत्र के आयाम का तृतीयांश। नेत्र का आयाम कितना था? 2.5 अंगुल था, या 5/2 था। इसका क्या है? तृतीयांश मतलब 1/3। देखो यही लिखा गया ना, तो 1/3 कितना हो जाएगा? 5/6 अंगुल हो जाएगा। ठीक है, तो सुश्रुत ने क्या बताया? कृष्ण मंडल कितना होता है? नेत्र के आयाम का तृतीयांश मतलब 5/6। ठीक, फिर पूछा जाता है दृष्टि कितनी होती है? जो काला वाला हिस्सा मतलब एकदम से जो बिंदी मसूर दाल के समान जो होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कृष्ण मंडल का 7वां भाग। तो कृष्ण मंडल कितना आया? 5/6 आया, और इसका 7वां मतलब 1/7। तो दृष्टि मंडल कितना हो गया? 5/42 अंगुल हो गया। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड करके पूछा गया। सबसे पहला क्या था? बाहुल्य कितना होता है? 2 अंगुल। आयाम कितना होता है? 2.5 अंगुल। फिर पूछा गया कृष्णमंडल कितना होता है? तो बोला कि आयाम का तृतीयांश होता है। ठीक, फिर पूछा गया दृष्टि कितना होता है? तो कृष्णमंडल का 7वां भाग होता है। ठीक है, आगे इसी चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में लिखा गया दृष्टि का प्रमाण पूछा जाता है। मसूर, मसूर की दाल देखी होगी आपने, उसके समान आकृति होती है। नीमी और सारंगधर ने इसको अर्ध मसूर बोला है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा देखो, यहाँ पे उत्तर तंत्र में सुश्रुत ने 7वां भाग बोल दिया, लेकिन सुश्रुत सूत्र 35 आपने पढ़ा था, तो वहां पे दृष्टि को नवम तारकांश मतलब कृष्ण मंडल का 1/9 भाग दृष्टि होती है। दृष्टि को 1/9 भाग बोला। कभी कभी ये श्लोक रख दिया था नवम तारकांश डैश डैश डैश, किसके लिए? तो दृष्टि के लिए बोला गया। ठीक है, तारक मतलब कृष्ण मंडल का 9वां भाग। ठीक, नवम तारकांश। तो दोनों ऑप्शन सही है। कैसे पूछ रहा है ये बात ध्यान रखना, दोनों बात सुश्रुत ने ही बोला है। ठीक है, नवम तारकांश पूछेगा तो दृष्टि तब भी लगाना है। ऐसे पूछेगा कितना होता है तो 1/7 भी लगाना है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ आप। अच्छा देखो, नेक्स्ट आ जाओ। पूछा जाता है नेत्र में मंडल कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नेत्र में मंडल का मतलब हो गया बाउंड्री। ठीक है, अब जैसे हमारी आंखें होती हैं, आंखें तो सभी अपनी अपनी आंखों को देखोगे, तो सबसे पहले क्या होता है? आई लैसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पक्ष्मगत मंडल। ठीक है, ये जो एमएसपी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? एम का मतलब होता है मंडल। ठीक है, एस का मतलब देखो नीचे संधियां, और पी का मतलब जो है पटल। ठीक है, एमएसपी। ये नेत्र में मंडल कितने होते हैं? 5 होते हैं। संधियां कितनी होती हैं? 6 होती हैं। और पटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। तो अब देख रहे थे हम लोग मंडल, तो कौन कौन सा मंडल है? तो ये वाली पहली बाउंड्री हो गई आईलेसेस वाला।
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, आईलिड आएगा जिसपे आईलैसेस लगे हुए हैं, तो वर्तमगत मंडल हो गया आईलिड वाला। उसके बाद क्या होता है, सफेद वाला एरिया होता है, ठीक है, श्वेतगत मंडल हो गया। उसके बाद क्या होता है, काला वाला एरिया होता है, तो कृष्णगत मंडल हो गया। और बीच में क्या होता है, दृष्टि मंडल होता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के मंडल बताए इसमें, सुश्रुत ने बताया नेत्र में मंडल 5 होते हैं। ठीक है, नेत्र में मंडल कितने होते हैं, 5। पश्चिमगत, भर्तमगत, श्वेतगत, कृष्णगत और दृष्टिगत। सिंपल सा है, रटने की भी जरूरत नहीं। आंख देखोगे, सबसे पहला आईलैसेस होते हैं, उसके बाद आईलिड होता है, उसके बाद व्हाइट वाला एरिया होता है, उसके बाद ब्लैक वाला एक एरिया होता है, उसके नीचे बीच में दृष्टि वाला होता है। बस यही बाउंड्री हो गई, 5 बाउंड्री जो बताया इन्होंने वो हो गई। ठीक। वाग्भट ने क्या कहा, मंडल 4 ही होता है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा नहीं होता, ये भी पूछा गया। पश्चिम मंडल इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। क्या नहीं माना है, पश्चिम मंडल को नहीं। ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, संधियां कितनी बताई गई, ज्वाइंट्स, ठीक है। तो संधियां 6 बताइए। 6 कैसे है, ये 4 तो बड़ा सिंपल है, कैसे, जो अभी आपने मंडल पढ़ा, जैसे ये आंख था ना, तो पहला जो संधि है ये आईलैश वाला हो गया, और ये आईलिड, इन दोनों के बीच में जो संधि होगी वो पहली संधि हो गई। देखो, पहली जो लेयर थी मंडल की वो क्या थी, पक्ष में थी, और दूसरी कौन सी थी, वर्त में थी। तो इन दोनों के बीच में मंडल हो मतलब संधि हो गई। फिर वर्तम के बाद क्या आता है, आईलिड के बाद क्या आता है, सफेद वाला हिस्सा होता है, तो इन दोनों के बीच में दूसरी संधि हो गई। फिर सफेद और काले के बीच में तीसरी हो गई, और काले के बाद में कौन सी होती है, दृष्टि होती है, ठीक है। तो ये 5 मंडलों के बीच में 4 संधियां हो गई, ठीक है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। तो इन दोनों के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में संधि, इन दोनों के बीच में संधि, इन दोनों के बीच में संधि, और इन दोनों के, तो 4 ही संधि आएगा ना, 1 2 3 और 4। पहला कौन सा नाम पड़ेगा, पश्चिम वर्तम, वर्तम और शुक्ल, शुक्ल के बाद शुक्ल और कृष्ण, कृष्ण और दृष्टि। तो ये 4 संधियां हो गई इस तरह से। और फिर 2 और कौन सी होती है, कनीनक संधि, बार बार तुम्हें शब्द आएगा कनीनक, ठीक है। क्या होता है इसको, इनर कैंथस और आउटर कैंथस, ठीक है। तो कनीनक संधि और अपांग संधि बोलते हैं। कनीनक का मतलब होता है, क नी 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 करके आ रहा है, नास नासा के समीप, जैसे ये आंखें हो गई और इसके बगल में नाक हो गया ये, ठीक है। तो जो नाक के पास में है ये वाली संधि कौन सी कहलाती है, कनीनक संधि कहलाती है, ठीक है। कौन सी संधि कहलाती है, कनीनक संधि कहलाती है। और जो नाक से दूर है, ठीक है, ये जो दूर वाली है, भ्रू पुच्छ अंत, ठीक है, भ्रू पुच्छ के अंत भाग में जो इधर इस कान के पास में समझ लो, ये कौन सी हो गई, अपांग संधि इसको बोलते हैं। तो 4 ये हो गई, 2 ये हो गए, तो 6 संधियां हो गई, ठीक है। कितनी संधि हो गई, 6 संधियां हो गई, ठीक। समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेत्र में पटल कितने होते हैं। तो देखिए, वर्तमगत पटल 2 होते हैं, ठीक है, ऊपर की आइल नीचे, ठीक है, वर्तमगत पटल 2 हो गए। और अच्छी गोलक में 4 होते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छी गोलक में पटल, कभी कभी क्या, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन आपसे गलत करवाने के लिए, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा नेत्र में पटल कितने हैं, तो 6। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है अच्छी गोलक में कितने पटल हैं, तो 4, बहुत बार पूछा गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर लगाना है, ठीक है। आपको लगेगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था, मैं तो 6 लगा के चलाया, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या था कि अच्छी गोलक में कितने पटल हैं, तो 4 ही लगाना, ठीक है। नेत्र में टोटल पटल कितने हैं, 6, 2 वर्तमगत में हो गए, अच्छी में 4। अब इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया इसी में दारुण तिमिर रोग होता है। जो पहला पटल होता है वो तेजो जल आश्रित होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
द्वितीय में मांस आश्रित होता है, तृतीय क्या होता है, मेद आश्रित होता है, चतुर्थ क्या होता है, अस्थि आश्रित होता है। ठीक है, तेज, जल, मांस, मेद और अस्थि। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन किसके आश्रित। नेक्स्ट आ जाओ। इन चारों पटलों की मोटाई दृष्टि के पांचवें भाग। तो अब दृष्टि कितनी है ये भी ध्यान रखना होगा, तभी तो दृष्टि 5/42 था, इसका पांचवा भाग है, तो ये कितना आया, 1/42 अंगुल हुआ। ठीक है, पहले ही चैप्टर में बताया गया है कि नेत्र को बंद, ये जो आंखें होती हैं गोल गोल होती हैं, तो कैसे टिकी हुई है आई ऑर्बिट में, कुछ तो बांधे हुए होगा। ठीक है, तो इनको सिरा, कंडरा, मेद, कालका अस्थि और श्लेष्मा, ये पांच चीजें नेत्र बंधन में सहायक होती है, मतलब आंखों को बांधी रखी, तभी तो नाचती है उसी पे। ठीक है, मूवेबल है, तो ये पांचों चीजों से बंधी हुई है वहां पे, आंखों में सिरा से, कंडरा से, मेद से, कालका अस्थि से और श्लेष्मा से, ये पांच चीजों से जो आंखों है, आंख है उसमें बंधी रहती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पहले ही चैप्टर में लिखा गया है नेत्र रोगों की समझ, ये नेत्र रोग होते कैसे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं, वही होता है, दोष दुख कुपित होगा। और तो यहाँ पे पूछा जाता है कि किससे दोष ये सर्कुलेट होता है। कोई मैसेज कर रहा है क्या कुछ? 5/220। अच्छा, कैसे 220 हो गया यार? यार दिवाकर, कौन सा गणित लगाए? ये कट जाएगा ना, 1/42 ना होगा? गलत बता रहा हूँ क्या है? सही है गुरुजी, सही है सर। ठीक है, तो नेत्र रोग कैसे होता है, जैसे दोस्त कुछ भी खाएंगे पिएंगे या जो भी होगा एक्सटर्नल काज होगा उसके कारण दोस्त कुपित होंगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है एग्जाम में कि ये दोस्त किसके सहारे सर्कुलेट होते हैं, तो सिरा अनुसारी भी दो से बिगुड़े ऊर्ध मागते हैं, मतलब सिराओं का अनुसरण करते हुए ये ऊर्ध भाग में पहुंचकर जायंते नेत्र भाग से, और नेत्र भाग में जाकर परम दारुण मतलब और नेत्र रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। पहले ही चैप्टर में नेत्र रोगों का पूर्व रूप भी दिया गया है। पूर्व रूप में क्या होता है, पूर्व रूप मतलब आंख में दिक्कत होने से पहले क्या क्या होगा, अविलंब गंदेला टाइप का दिखाई देगा, सरम मतलब रेडनेस हो जाएगा, कंडू मतलब खुजली होगा, उपदेह मतलब मल इकट्ठा हो जाता है, और इसका जो कुछ लक्षण जो होता है अव्यक्त लक्षण होता है। तो ध्यान रखो, चरक चिकित्सा में आप पढ़ोगे दो ऐसी बीमारियां हैं जिसका पूर्ण रूप भी अव्यक्त होता है, एक होता है छतछीड़, दूसरा वात व्याधि, यही दोनों खूब पूछे गए हैं। ठीक है, और तीसरा ये क्या है, नेत्र रोग। इसको और क्या होता है, सूक पूर्णाभ नेत्र, ये कई बार पूछा जा चुका है। सूक मतलब होता है कांटों, जैसे लगेगा कि आंखें जो है वो कांटों से भर गई हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, ये उल्टा उल्टा दिया गया है सबके को। अब निदान बताया जा रहा है कि किन कारणों से ये आंखों की बीमारी होती है। उष्ण अभितप्त से, वहां पर तो ढेर सारा श्लोक लिखा गया है कि गर्म से अभितप्त हो और तुरंत ही जल में प्रवेश कर गए, दूर अक्षरात, दूर की चीजें ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हो, स्वप्न विपर्यात, और वाष्प ग्रहणात मतलब अश्रु के वेग को रोकने से भी निदान ये नेत्र रोगों का होता है। पहले ही चैप्टर में एक श्लोक दिया गया है जो बहुत बार तुम सुने होगे, ये चिकित्सा का श्लोक है, कामन ऐसे ही बोल दिया इन्होंने, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। संक्षेप में मतलब शॉर्ट कट में, क्रिया योग मतलब चिकित्सा है, निदान का परिवर्जन मतलब जो कारण है उससे दूर रहे। ठीक है, जो कारण है उससे दूर रहे, यही क्या है संक्षेप में, निदान का परिवर्जन है, मतलब रोगों से बचाव है। ठीक है,
ठीक, यहां तक आ गया आपको सभी को समझ में? अच्छा, अब देखो सुश्रुत ने जो नेत्र रोगों है, सुश्रुत ने नेत्र रोग जो 76 बताया, 76 बताया, उसको कई तरीके से डिवाइड किया है, मतलब इसी को कई तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जैसे कि कोई आदमी है, उसको तुम्हें वर्णन करना है। ठीक है, मान लो कोई आदमी नहीं, कई आदमी है। ठीक है, आदमियों का समूह है, मान लो 76 आदमी है, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उनको रंग के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया कि कितने लोग गोरे हैं, कितने लोग काले हैं, कितने लोग सांवले हैं, एक कैटेगरी बना दिया। फिर दूसरी कैटेगरी बना दिया कि इन 76 में से कितने लोग लंबे हैं, कितने लोग छोटे हैं, कितने लोग मीडियम साइज के लोग हैं। ठीक है, इसी तरह से मतलब है तो वही 76 लोग, लेकिन आधार अलग अलग तरीके से उसको कैटेगराइज कर दिया। वैसे ही सुश्रुत ने नेत्र रोगों जो 76 रोग हैं उनको डिवाइड किया, जैसे उनको साध्यता असाध्यता के बेसिस पे। ठीक है, साध्यता, असाध्यता या कृच्छ साध्य के बेसिस पे। ठीक है, 200 के हिसाब से कि कितने इसमें 76 में से कौन से वात के कारण होते हैं, कौन पित्त के कारण होते हैं, कौन कफ के कारण होते हैं, कौन सन्निपात से होते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने इनको स्थान के हिसाब से बता दिया। ठीक है, स्थान के हिसाब से मतलब इन्हीं 76 को कि संधि में कौन कौन से होता है, वर्त में कौन सा होता है, सफेद वाले हिस्से में कौन होगा, काले वाले हिस्से में कौन होगा, स्थान के अनुसार बता दिया। ठीक, चिकित्सा के हिसाब से बता दिया, चिकित्सा के अनुसार कि इसमें लेखन करेंगे कि भेदन करेंगे कि क्या करेंगे। ठीक है, इन्हीं 76 को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो मोटा मोटा ये जान रखो, एक बड़ी चीज मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी बीमारी है, यहाँ पे मान लो ये नेत्र रोग है, तो हमको इन नेत्र के लिए ये 5 चीजें ध्यान रखनी होगी। पहला, ये नेत्र रोग साध्य है कि याप्य है कि असाध्य है, क्या है, पहला उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? जब मैं पढ़ाऊंगा तो। हर बीमारी के लिए 5 पॉइंट तुम्हें याद करने होंगे। ठीक है, और वही पांचों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है याद करना, लेकिन जैसे बताऊंगा वैसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसमें दोष कौन सी है? मान लो यही नेत्र रोग है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई भी नेत्र रोग है, इसमें वातज है ये कि पित्तज है कि कफज है कि सन्निपातज है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ये कहाँ पे है, संधिगत है कि वर्तमगत है कि कृष्णगत है कि शुक्लगत है, ये तीसरा पॉइंट। चौथा, इसमें चिकित्सा क्या करते हैं, लेखन करेंगे कि भेदन करेंगे या अशस्त्रकृत है, कोई नहीं, औषधि केवल देंगे। और पांचवा पॉइंट क्या होता है, इसका लक्षण, इसके खुद के लक्षण होंगे ना, कि आंखों में रेडनेस होगा कि क्या होगा, लक्षण। तो ये पांचों बीमारियों के लिए हमें ये 5 पॉइंट याद करने होंगे कि उसमें साध्यता क्या है, दोष कौन सा है, किस स्थान का है, चिकित्सा क्या करेंगे और लक्षण। यही 5 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इतना आसानी से नहीं पढ़ोगे, अभी वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। उसके पहले देखो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, केवल संख्या संख्या याद करते हैं। ठीक है, तो जो 76 बताए गए हैं उनको पहले दोष के हिसाब से देखो कि मोटा मोटा क्या बताया गया उन 76 में, कि वात दोष वाले 10 होते हैं। ठीक है, वात दोष वाले कितने होते हैं, 10 होते हैं। पित्त के कारण भी 10 नेत्र रोग होते हैं, कफ के कारण 13 होते हैं, रक्त के कारण 16 होते हैं, सन्निपात या इसको आयुर्वेद में सर्वजा बोला गया उसके कारण 25 होते हैं, और वाह वाले जो है वो 2। ठीक है, बाहर बाहर जो होता है। ठीक है, ये टोटल 76। तो हम लोग याद करते हैं ऐसे, जैसे वात, ऐसे लाइन से तुम्हें याद ही होता है, वात पित्त कफ
वीपी के आर एस ऐसे याद करते हो ना, वीपी के आर एस, ये तो हो ही गया लाइन से। 10 10 13 16 25 2 ऐसे याद कर लो। 10 10 13 16 25 2। अगर आपसे टोटल भी पूछ लेता है तो इन 76 में से वात के कारण कितने होंगे, तो तुरंत आपको वीपी के आर एस याद होना चाहिए। 10 10 13 16 25 और 2 क्या है, वाय। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटा कि वातज कितने हैं, पित्तज कितने हैं, कफज कितने। ठीक है, अब देखो इसमें इन्होंने नेक्स्ट देखो क्या बताया, 76 में से अब इसको दूसरी कैटेगरी जो बनाई, साध्यता असाध्यता और याप्य कितने हैं। ठीक है, ठीक, तो टोटल जो है वो 676 है, 76 है। उसमें से जो होते हैं साध्य 52 होते हैं, असाध्य 17 होते हैं और याप्य 7 होते हैं। ये भी तो टोटल करोगे तो 76 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला तो हो गया दोष के हिसाब से 10 10 13 16 25 2 हो गया। ठीक है, टोटल बता दिया इन्होंने। अब ये देखो इसके अंदर बता रहे हैं कि साध्य कितने हैं, याप्य कितने हैं, असाध्य कितने हैं। तो साध्य होते हैं 52, असाध्य 17, याप्य 7। अब इनमें भी कौन से बात के कारण है, जैसे असाध्य जो 17 है तो बात के कारण कौन कौन से, ये नाम अभी मत याद करना, अभी पढ़ोगे बीच में तो याद हो जाएगा फिर बाद में, अभी केवल संख्या याद करा रहा हूँ। ठीक है, तो असाध्य की संख्या जो 17 है, इसमें से बात वाले कौन है, पित्त वाले कितने हैं, ये याद करने के लिए जैसे आपने ये याद किया है ना, बी पी के आर और यस और वाई, ये याद किया है। अब असाध्य की संख्या कितनी है, 17 होते हैं। इसमें से 17 में वातज कौन है, तो अब देखो इसके अंदर पूछ रहा है कि वातज कौन कौन से, तो देखो 421 422 याद कर लो, यही है ना, नहीं 421 442। ठीक है, 421 442 याद कर लो, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा। 421 और 442 याद कर लो, तो ये टोटल जो हो जाता है 17 आ जाता है। जैसे अगर तुमसे ये पूछा जाए कि वातज असाध्य कितने हैं, अगर तुमसे पूछा जाएगा कि वातज, केवल पूछा जाए कि वातज नेत्र रोग कितने हैं, तो आप 10 बता दोगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वातज असाध्य कितने हैं, तो फिर आपको ये बताना होगा। 421 442 अगर याद किए हो तो वातज वाले असाध्य कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद याप पे याद कर लो। ठीक है, देखो बीपी के आर एस में पित्तज वाला 2 होता है और सन्निपातज वाला 2 होता है, बाकी सब एक एक होते हैं, तो ये संख्या 7 हो जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए वातज याप पे कितने हैं, 1 बता दोगे। ठीक है, पित्तज याप पे कितने हैं, तो 2 बता दोगे। ये दोनों अगर आपने याद कर लिया और टोटल संख्या आपको पता है, जैसे वातज असाध्य 4 है, वातज याप पे 1 है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो वातज असाध्य अपने आप निकल आएगा, 5 होता है, 10 है ना टोटल। ठीक, तो 4 1 5 और ये घटा दोगे तो 5 5 10 हो जाएगा। समझ में आया, ये लाइन केवल आज याद करो, जो संख्या है। देखो सबसे पहले हम लोगों ने याद किया वी पी के आर यस और वाई, टोटल संख्या हम लोगों ने दोष के हिसाब से याद की, 10 10 13 16 25 और 2। फिर हम लोगों ने याद किया साध्य, अब इसमें से साध्य याप्य और असाध्य याद करना है, तो सबसे पहले असाध्य याद कर लो, कितने हैं, 421 442, टोटल संख्या ये 17 हो गया। याप्य कितने हैं, सभी 1 होते हैं, पित्तज वाला 2 है और सन्निपात वाला 2 है, तो 1 1 1, टोटल ये कितना हो गया, 7 याप्य हो गया। ठीक है, 1 3 4 5, ज्यादा हो गया क्या, 4 5, वाय नहीं बताया होगा, देखते हैं। अच्छा वाय नहीं भाई बताया, वाय, भाई ये नहीं वाय, बताया सर। ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, ये 4 और 1 5 हो गया, तो साध्य कितना आएगा, 5 आ गया, 10 है ना यहाँ टोटल, 2 2 4 हो गया, तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, उसी तरह से घटा घटा के ये कर लोगे तो ये निकल आएगा। ठीक, तो अभी आप इतना ही याद करो आज।